साहित्य निधि में आज सुनिए मशहूर लेखक कृष्णचंद्र जी की लिखी हुई कहानी ताई इसरी। चूँकि कृष्णचंद्र जी की कहानियों में उर्दू शब्दों की बहुत अधिकता होती है, इसलिए मैं आपको स्टोरी लाइन बता देती हूँ। ग्रैंड मेडिकल कॉलेज कलकत्ता से लौटने पर पहली बार उसकी मुलाकात ताई इसरी से हुई थी। ताई इसरी ने अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले ही गुजार दी। वो शादीशुदा होकर भी एक तरह से कुंवारी थीं। उनका शौहर जालंधर में रहता था और ताई इसरी लाहौर में। मगर अकेली होने के बाद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और ज़िंदगी को भरपूर अंदाज से जिया। प्रस्तुत है कहानी ताई इसरी। मैं ग्रांट मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में डॉक्टरी का फाइनल कोर्स कर रहा था और अपने बड़े भाई की शादी पर चंद रोज़ के लिए लाहौर आ गया था। यहीं शादी मोहल्ले के करीब कूचा ठाकुरदास में हमारा आबाई घर था, जहां मेरी मुलाकात पहली बार ताई इसरी से हुई। ताई इसरी हमारी सगी ताई तो न थीं, लेकिन ऐसी थीं कि उन्हें देखकर हर एक का जी उन्हें ताई कहने के लिए बेकरार हो जाता था। मोहल्ले के बाहर जब उनका तांगा आके रुका और किसी ने कहा, लो ताई इसरी आ गईं, तो बहुत से बूढ़े जवान मर्द और औरतें इन्हें लेने के लिए दौड़े। 2-3 ने सहारा देकर ताई इसरी को तांगे से नीचे उतारा, क्योंकि ताई इसरी फरबा अंदाज थीं और चलने से या बातें करने से या महज किसी को देखने से उनकी सांस फूलने लगती थी। 2-3 रिश्तेदारों ने यकबारगी अपनी जेब से तांगा के किराए के पैसे निकाले, मगर ताई इसरी ने अपनी फूली हुई सांसों में हंसकर सबसे कह दिया, वो तो पहले ही तांगे वाले को किराए के पैसे दे चुकी हैं। और जब वो यूं अपनी फूली सांसों के दरमियान बातें करती करती हंसी तो मुझे बहुत अच्छी मालूम हुई। 2-3 रिश्तेदारों का चेहरा उतर गया और उन्होंने पैसे जेब में डालते हुए कहा, ये क्या बात है ताई, हमें इतनी सी खिदमत का मौका भी नहीं देती हो। इस पर ताई ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी करीब खड़ी हुई एक नौजवान औरत से पंखी ले ली और उसे झलते हुए मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गईं। ताई इसरी की उम्र 60 साल से कम न होगी। उनके सर के बाल खिचड़ी हो चुके थे और उनके भरे भरे गोल मटोल चेहरे पर बहुत अच्छे लगते थे। उनकी फूली फूली सांसों से मासूम बातें करना तो सबको ही अच्छा लगता था, लेकिन मुझे उनके चेहरे में उनकी आंखें बड़ी गैर मामूली नजर आईं। उन आँखों को देखकर मुझे हमेशा धरती का ख्याल आया है, मीलों दूर तक फैले हुए खेतों का ख्याल आया है। इसके साथ साथ ये ख्याल भी आया है कि इन आँखों के अंदर जो मोहब्बत है, इसका कोई किनारा नहीं, जो मासूमियत है इसकी कोई अथाह नहीं, जो दर्द है इसका कोई दरमियान नहीं। मैंने आज तक ऐसी आंखें किसी औरत के चेहरे पर नहीं देखी जो इस कदर वसी और बेकनार हों कि ज़िंदगी का बड़े से बड़ा और तल्ख से तल्ख तजुर्बा भी उनके लिए एक तिनके से ज़्यादा हैसियत न रखे। ऐसी आंखें जो अपनी पिनहाइयों में सब कुछ बहा ले जाएं, ऐसी अनोखी माफ़ कर देने वाली, दरगुजर कर देने वाली आंखें मैंने आज तक नहीं देखी। ताई इसरी ने कासनी शाही का घाघरा पहन रखा था, जिस पर सुनहरी गोटे का लहरिया चमक रहा था। उनकी कमीज बसंती रेशम की थी, जिस पर जरी के फूल कढ़े हुए थे। सर पर दोहरे मलमल का किरमिजी दुपट्टा था, हाथों में सोने के गोखरू थे। जब वो घर के दालान में दाखिल हुई तो चारों तरफ शोर मच गया। बहुएं और खालाएं और ननदें और भावजें, मौसियाँ और चचियाँ सब ताई इसरी के पांव छूने को दौड़ी। एक औरत ने जल्दी से एक रंगीन पीढ़ी खींचकर ताई इसरी के लिए रख दी और ताई इसरी हंसते हुए उस पर बैठ गई और बारी बारी सबको गले लगाकर सबके सर पर हाथ फेर कर सबको दुआ देने लगी। और उनके करीब हीरो महरी की बेटी सूत्री खुशी से अपनी बाछें खिलाए जोर जोर से पंखा झल रही थी। ताई अपने घर से रंगीन खपच्ची की एक टोकरी लेकर आई थी, जो उनके कदमों में उनकी पीढ़ी के पास ही पड़ी थी। वो बारी बारी से सबको दुआएं देती जाती और खपची वाली टोकरी खोलकर उसमें से एक चवन्नी निकाल कर देती जाती। कोई 100 चवन्नियाँ उन्होंने अगले 20 मिनट में बांट दी होंगी। जब सब औरतें और मर्द, लड़के और बाल बच्चे उनके पांव छूकर अपनी अपनी चवन्नी ले चुके तो उन्होंने अपनी ठोड़ी ऊंची करके पंखा झलने वाली लड़की की तरफ देखा और उससे पूछा, तू कौन है? मैं सूत्री हूँ, बच्ची ने शर्माते हुए जवाब दिया। आय हाय, तू जय किशन की लड़की है, मैं तो भूल ही गई थी तुझे, आजा गले से लग जा। ताई इसरी ने उसको गले से लगा लिया, बल्कि उसका मुंह भी चूम लिया
और जब उन्होंने उसे अपनी खपची वाली टोकरी से निकाल कर चवन्नी दी तो सारी औरतें कहका मारकर हंस पड़ीं और मौसी करतारो अपनी नीलम की अंगूठी वाली उंगली नचाकर बोली, ताई ये तो जय किशन की बेटी सूत्री नहीं है, ये तो हीरो मेहरी की बेटी है। हाय मैं मर गई, ताई इसलिए एकदम घबरा कर बोली। उनकी सांस फूल गई। हाय अब तो मुझे नहाना पड़ेगा, मैंने तो उसका मुंह भी चूम लिया है, अब मैं क्या करूं? ताई इसरी ने अपनी बड़ी बड़ी हैरान निगाहों से मोहरी की बेटी सूत्री की तरफ देखा, जो अब इस तरह दुत्कारे जाने पर सिसकने लगी। यकायक ताई को उस पर रहम आ गया। उन्होंने फिर उसे बाह से पकड़कर चिमटा लिया। ना ना, तू रोती क्यों है? तो तू अनजान है, तू तो देवी है, तू तो कुंवारी है, तेरे मन में तो परमेश्वर बसते हैं, तू क्यों रोती है? मुझे तो अपने धर्म के कारण नहाना ही पड़ेगा, पर तू क्यों रोती है? एक चवन्नी और ले। ताई इसरी से दूसरी चवन्नी पाकर मेहरी की बेटी सूत्री अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी। ताई इसरी ने एक बाजू उठाकर पूरे दालान में गुजरती हुई हीरो मेहरी को देखकर बुलंद आवाज में कहा, नी हीरो, मेरे स्नान के लिए पानी रख दे, तुझे भी एक चवन्नी दूंगी। इस पर सारी महफिल लोटपोट हो गई। ताई इसरी को कई लोग चवन्नी वाली ताई कहते थे, कई लोग कुंवारी ताई कहते थे, क्योंकि ये भी मशहूर था कि जिस दिन से ताया युद्धराज ने ताई इसरी से शादी की थी उस दिन से आज तक वो कुंवारी की कुंवारी चली आ रही हैं। क्योंकि सुनाने वाले तो ये भी सुनाते हैं कि ताया युद्धराज ने अपनी शादी से पहले जवानी में इतनी खूबसूरत औरतें देख डाली थीं कि जब उनकी शादी गांव की इस सीधी सादी लड़की से हुई तो शादी के पहले रोज ही वो उन्हें बिल्कुल पसंद ना आई। जब से उन्होंने शादी करके उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, मगर किसी तरह की सख्ती नहीं करते थे। ताया युद्धराज हर माह 75 रुपये उसे भेजते थे। वो गांव में रहती थी, अपने ससुराल के यहाँ और सबकी खिदमत करती थी। और ताया युद्धराज जालंधर में लोहे का व्यापार करते थे और कई कई साल अपने गांव में नहीं आते थे। मैके वालों ने कई बार आकर ताई को ले जाना चाहा, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैके वालों ने यह भी चाहा कि उनकी शादी फिर से कर दी जाए, मगर ताई उसके लिए भी राजी ना हुई। वो ऐसे इन्हिमाक से अपने ससुराल के लोगों की खिदमत करती रहीं कि ससुराल वाले खुद उन्हें अपनी बेटी और बहू से ज़्यादा चाहने लगे। ताया युद्धराज के बाप मानक चंद ने तो अपने घर की सारी चाबियां ताई इसरी के सुपुर्द कर दी थीं और सास भी इस हद तक चाहने लगी थीं कि उन्होंने अपने सारे गहने पाते निकाल कर ताई इसरी के तहवील में दे दिए थे। वैसे बहुत सी औरतों को देखकर ये ख्याल भी आता है कि जवानी में कैसी रही होंगी, मगर ताई इसरी को देखकर कभी ये ख्याल भी ना आया। हमेशा यही ख्याल आया है कि ताई इसरी शायद बचपन से बल्कि जन्म से ही ऐसी पैदा हुई होंगी। पैदा होते ही उन्होंने अपनी माँ को हाथ फैलाकर आशीर्वाद दी होगी और शायद बड़े मीठे मेहरबान लहजे में ये भी कहा होगा, तुझे मेरे लिए बहुत दुख उठाने पड़े, इसीलिए लो एक चवन्नी। शायद इसीलिए अपने शौहर से भी उनके ताल्लुकात बेहद खुशगवार थे। ताया युद्धराज हमारे रिश्तेदारों की नज़र में शराबी, कबाबी और रंडीबाज थे। वो लोहे के बड़े व्यापारी थे, तो क्या हुआ, उन्हें इस तरह से ताई इसरी की ज़िंदगी बर्बाद न करनी चाहिए। मगर जाने क्या बात थी, ताई इसरी को कतई अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने का कोई गम न था। उनके तर्ज़े अमल से मालूम होता था जैसे उन्हें इस बात का भी इल्म नहीं है कि किसी ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद की है। हर वक्त हंसती खेलती बातें करती, हर एक के दुख सुख में शामिल होने और खिदमत करने के लिए तैयार नज़र आती। ये तो बिल्कुल नामुमकिन था कि पड़ोस में किसी के यहाँ खुशी हो और वो उसमें शरीक ना हो, किसी के यहाँ गम हो और वो उसमें हिस्सा न बटाएं। ताई इसरी के शौहर अमीर थे, मगर वो खुद तो अमीर ना थीं। 75 रुपये जो उन्हें माहवार मिलते थे वो उन्हें हमेशा दूसरों पे खर्च कर देती। हमेशा वो सस्ते ज़माने के 75 रुपये थे, इसीलिए बहुत से लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते थे। मगर लोग उनसे उनकी वक्त बेवक्त की मदद की वजह से प्यार नहीं करते थे। ऐसे ही बहुत से मौका आते थे जब ताई इसरी की जेब में एक सदाम तक ना होता था। उस वक्त भी लोग बेमज़ा ना हुए, बल्कि यही कहते सुने गए कि ताई इसरी के चरण छू लेने से ही दिल को शांति मिल जाती है। मगर जितनी अच्छी ताई इसरी थी, ताया युद्धराज उतने ही बुरे थे। 30 बरस तक तो उन्होंने ताई इसरी को अपने माँ बाप के घर गांव में ही रखा, और जब उनके माँ बाप दोनों ही मर गए और घर खाली हो गया तो घर के दूसरे अफराद बड़े हो गए और शादियां करके और अपने घर बसा के दूसरी जगहों पे चले गए, तो उन्हें मजबूरन ताई इसरी को भी जालंधर बुलवाना पड़ा।
मगर यहाँ ताई इसरी चंद दिनों से ज़्यादा न रह सकीं, क्योंकि पक्का बाग के मुअज़्ज़िज़ पठानों की एक लड़की से ताया युद्ध ने याराना गांठने की कोशिश की थी। नतीजे में उन्हें जालंधर से भागकर लाहौर आना पड़ा, क्योंकि पक्का बाग के पठानों ने आकर ताई इसरी से कह दिया था कि सिर्फ तुम्हारी वजह से हमने उसे जिंदा छोड़ दिया है। अब बेहतर यही है कि तुम अपने घर वाले को लेकर कहीं चली जाओ, वरना हम उसे जिंदा न छोड़ेंगे। और ताई इसरी इस वाक़या के चंद रोज़ बाद ही ताया को लेकर लाहौर आ गई। मोहल्ला वंजारा में उन्होंने एक छोटा सा मकान ले लिया था। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से यहाँ भी ताया युद्धराज का व्यापार चंद महीनों में चमक गया। इसी असनाए में उन्होंने शाही मोहल्ले की एक तवाइफ लक्ष्मी से दोस्ती कर ली, और होते होते ये किस्सा यहाँ तक बढ़ा कि अब उन्होंने मुस्तकिल तौर पर इसी लक्ष्मी के घर रहना शुरू कर दिया था और मोहल्ला वंजारा में कदम तक न धरते थे। लेकिन ताई इसरी को देखकर कभी कोई ये नहीं कह सकता था कि इन्हें इस बेइंसाफ़ी का इतना सा भी मलाल हुआ होगा। ये वो ज़माना था जब ताया युद्धराज और लक्ष्मी तवाइफ का किस्सा ज़ोरों पर था। उन्हीं दिनों हमारे बड़े भाई की शादी हुई। शादी में ताया युद्धराज तो शरीक ना हुए, लेकिन ताई ने रिश्तेदारों, मेहमानों और बारात की खिदमत गुजारी में दिन रात एक कर दिया। उनकी खुशमिजाजी से पेचीदा गुत्थियाँ भी सुलझ गईं, चेहरे पर चढ़ी हुई तेवरियाँ उतर गईं और ज़मीनें शिकनों से साफ़ और मुनव्वर होती गईं। इसमें ताई की कशिश का कोई दखल न था। सुकून की शुआएं गोया खुद ब खुद उनके जिस्म से फूटती थीं। उन्हें देखते ही हर एक का गुस्सा उतर जाता। पेचीदा से पेचीदा उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाती। ऐसी थीं ताई इसरी। मैंने ताई इसरी को कभी किसी की बुराई करते नहीं देखा, कभी किस्मत का गला करते नहीं देखा। हाँ, एक बार उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी थी, और वो वाक़या उसी शादी से मुताल्लिक था। बड़े भाई साहब तो रात भर शादी की बेदी पर बैठे रहे। सुबह के 5 बजे शादी के बाद लड़की वालों ने अपने घर के हॉल को जहेज़ का सामान दिखाने के लिए सजा दिया। पुराने ज़माने थे। उस ज़माने में सोफ़ों के बजाय रंगीन पीढ़ियाँ दी जाती थीं और मुनक्कश पायों वाले पलंग दिए जाते थे। उस ज़माने में ड्राइंग रूम को बैठक या दीवान खाना कहा जाता था। मेरे बड़े भाई के ससुर मिलिट्री में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। चूँकि वो पहले हिंदुस्तानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, इसलिए उन्होंने जहेज़ में बहुत कुछ दिया था और सारी ही नए फैशन की चीज़ें दी थीं। हमारी बिरादरी में पहली बार जहेज़ में सोफ़ा सेट दिया गया। सारी बिरादरी में उस सोफ़ा सेट की धूम मच गई। दूर दूर के मोहल्लों से भी औरतें अंग्रेजी पीढ़ियों को देखने के लिए आने लगीं। ताई इसरी के लिए भी सोफ़ा सेट देखने का पहला मौका था। पहले तो बड़ी हैरानी से उसे देखती रहीं, उस पर हाथ फेर कर मन ही मन में कुछ बड़बड़ाती नहीं। आखिर उनसे रहा ना गया तो उन्होंने पूछ ही लिया, काका, इसको सोफ़ा सेट क्यों बोलते हैं? अब मैं इसका क्या जवाब देता। सर हिलाकर कहने लगा, मुझे नहीं मालूम ताई। अच्छा, तो इसकी 2 कुर्सियाँ छोटी क्यों हैं और वो तीसरी कुर्सी लंबी क्यों है? मैं फिर लाजवाब हो गया। खामोशी से इनकार में सर हिला दिया। ताई देर तक सोचती रहीं, फिर यकायक जैसे उनकी समझ में कुछ आ गया। उनका चेहरा उनकी मासूम सी मुस्कुराहट से रोशन हो उठा। बोली, मैं बताऊं? मैंने कहा, बताओ ताई। वो हम सबको बच्चों की तरह समझाते हुए बोली, देखो, मेरा ख्याल है कि ये लंबा सोफ़ा तो इसलिए बना है कि जब दोनों मियाँ बीबी में सुलह हो तो वो दोनों इस लंबे सोफ़े पर बैठें, और जब उन दोनों में लड़ाई हो तो अलग अलग इन 2 छोटे छोटे सोफ़ों पर बैठें। सचमुच ये अंग्रेज़ बड़े अक्लमंद होते हैं, जब ही तो हम पर हुकूमत करते हैं। ताई की दलील सुनकर महफिल में एक जोरदार कहकहा लगा, मगर मैंने देखा कि ताई ये सोचकर और बात कहकर चुप सी हो गई। क्या उस वक्त उन्हें अपना और अपने खाविंद का झगड़ा याद आया था? ये तो मैं नहीं कह सकता। मैंने जब गौर से उनकी आंखों में देखा तो एक पल के लिए मुझे उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आई। मुझे महसूस हुआ जैसे दरिया का पाट बहुत चौड़ा हो गया हो। कलकत्ता से MBBS करने के बाद मैंने वहीं एक बंगाली लड़की से शादी कर ली और धर्म तल्ले में प्रैक्टिस करने लगा। कई साल कोशिश करता रहा, मगर प्रैक्टिस न चली। चुनांचे अपने बड़े भाई के इसरार पर लाहौर चला आया। भाई साहब ने कूचा ठाकुरदास के नुक्कड़ पर मुझे दुकान खोल दी और मैं अपने घर में यानी अपने मोहल्ले में अपनी बिरादरी ही के सहारे प्रैक्टिस चलाने लगा। कलकत्ता में मैं बिल्कुल अनाड़ी था और ज़िंदगी का तजुर्बा भी न था। यहाँ आकर जब 8-10 वर्षों में गाहक को फांसने की तरकीब समझ में आई तो प्रैक्टिस खुद ब खुद चल निकली। अब दिन रात मसरूफ़ रहता था।
बच्चे भी बड़े हो गए थे, इसलिए जिंदगी सूत की अंटी की तरह एक ही मदार पर चक्कर खाने लगी। इधर उधर जाने का मौका कम मिलता था। अब तो कई बरस से ताई इसरी का मुंह न देखा था, मगर इतना सुन रखा था कि ताई इसरी इस मकान में मोहल्ला बंजारा में रहती हैं और ताया युद्धराज शाही मोहल्ले में उसी लक्ष्मी के मकान में रहते हैं, और कभी कभी दूसरे तीसरे महीने ताई इसरी की खबर लेने आ जाते हैं। एक रोज़ मैं सुबह के वक्त मरीजों की भीड़ में बैठा नुस्खे तजवीज़ कर रहा था कि मोहल्ला बंजारा के एक आदमी ने आकर कहा, जल्दी चलिए डॉक्टर साहब, ताई इसरी मर रही हैं। मैं उसी वक्त सब काम छोड़ छाड़ कर उस आदमी के साथ हो लिया। मोहल्ला बंजारा के बिल्कुल उस आखिरी सिरे पर ताई इसरी का मकान था। पहली मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़कर जब मैं आहानी सलाखों वाले मोखे से गुजर रहा था, उनके नीम तारीख कमरे में दाखिल हुआ तो वे बड़े बड़े तकियों का सहारा लिए पलंग से लगी बैठी थीं। उनकी सांस ज़ोर ज़ोर से चल रही थी और उन्होंने बड़े ज़ोर से अपने दाएं हाथ से बाएं तरफ गोया अपने दिल को पकड़ रखा था। मुझे देखकर ही वो फूले फूले सांसों में मुस्कुराने लगी। बोली, तू आ गया पुत्र, अब मैं बच जाऊंगी। क्या तकलीफ़ हो गई है ताई? होता क्या, मौत का बुलावा आ गया था। 2 दिन मुझे सख्त कस बुखार रही, फिर एकाएक ही जिस्म ठंडा होने लगा। बयान करते करते ताई की आंखों की पुतलियां फैलने लगीं। पहले टांगों से जान गई। टांगों को हाथ लगाओ तो ठंडी यख, चुटकी भरो तो कुछ महसूस ना हो। फिर धीरे धीरे मेरी जान कमर से निकल गई, और जब मेरी जान ऊपर से भी निकलने लगी तो मैंने जोर से अपने कलेजे को पकड़ लिया। ताई अपने दाएं हाथ से बाईं तरफ वाले दिल वाले हिस्से को और जोर से पकड़कर बोली। तो मैंने जोर से अपने कलेजे को पकड़ लिया और चिल्लाई, अरे कोई है, कोई है तो जाए और जय किशन के बेटे राधा किशन को बुला के लाए, वही मुझे ठीक कर सकता है। अब तुम आ गए हो, अब तो मैं बची जाऊंगी, ताई इसरी ने मुकम्मल तमानियत से कहा। मैंने अपना हाथ ताई के दाएं हाथ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ताई जरा अपना हाथ ये इधर करो, तुम्हारी नब्ज़ तो देखूं। एकदम ताई दूसरे हाथ से मेरा हाथ झटक कर बोली, हाय वे तुम कैसे डॉक्टर हो? तुझे इतना नहीं मालूम कि इस हाथ से तो मैंने अपनी जान को पकड़ रखा है, इस हाथ की नब्ज़ तुझे कैसे दिखा सकती हूँ? ताई चंद हफ्तों में अच्छी हो गई। उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। जब वो जाती रही तो फिर उठकर घूमने लगीं और अपने पराए सबके दुख सुख में बदस्तूर शरीक होने लगीं। लेकिन जब वो अच्छी हुई तो उसके चंद माह बाद हमारे ताया युद्धराज का इंतकाल हो गया। वहीं लक्ष्मी के घर शाही मोहल्ले में उनका इंतकाल हुआ। वहीं से उनकी अर्थी उठी, क्योंकि ताई ने उनकी लाश को घर लाने की इजाज़त नहीं दी थी। ताई ना अर्थी के साथ गई, ना उन्होंने शमशान घाट का रुख किया, ना उनकी आंखों से आंसू का एक कतरा तक निकला था। उन्होंने खामोशी से अपने सुहाग की चूड़ियाँ तोड़ डालीं, रंगीन कपड़े उतार कर सफ़ेद धोती पहन ली और माथे की सिंदूर पोंछकर चूल्हे की राख अपने माथे पर लगा ली। मगर उनके धर्म कर्म में और किसी तरह का फ़र्क ना आया, बल्कि अपने सफ़ेद बालों से वो अब इस सफ़ेद धोती में और भी अच्छी लग रही थी। ताई की इस हरकत पर बिरादरी में चमगोइयाँ हुईं, सबको अचंभा हुआ, कुछ लोगों ने बुरा भी माना, मगर ताई की इज्जत इस कदर थी कि उनके सामने ज़बान खोलने की किसी की हिम्मत न पड़ी। चंद बरस और गुजर गए। अब मेरी प्रैक्टिस इस कदर चमक उठी थी कि मैंने मोहल्ला ठाकुरदास के शाह आलमी गेट के अंदर कूचा कर्मा और बच्चों वाली चौक में भी प्रैक्टिस शुरू कर दी। सुबह में मोहल्ला ठाकुरदास में बैठता था, शाम को बच्चों वाली गली में। जिंदगी कुछ इस नहज से गुजर रही थी कि ताई इसरी को देखे हुए 1.5 2 बरस गुजर जाते थे, मगर घर की औरतों से ताई इसरी की खबर मिलती रहती थी। ताया युद्धराज ने अपने बैंक का रुपया भी लक्ष्मी को सौंप दिया था, मगर जालंधर की दुकान और मकान ताई इसरी के नाम लिख गए थे। उनसे हर माह ताई इसरी को 150 रुपया किराया आ जाता था। वो बदस्तूर उसी मोहल्ला बंजारा में रहती थीं और दिन रात अपने धर्म कर्म में डूबी रहती थी। एक रोज़ इत्तेफाक से जब मैं शाही मोहल्ले में एक मरीज़ को देखकर लौट रहा था तो मुझे ताया युद्धराज की याद आ गई और उनकी याद में लक्ष्मी की याद आ गई, क्योंकि लक्ष्मी भी तो उसी शाही मोहल्ले में कहीं रहती थी। और जब लक्ष्मी की याद आई तो मेरा जहन फ़ौरन ताई इसरी की तरफ मुंतकिल हो गया और मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा। गालिबन 12-15 महीनों से मैं ताई इसरी को देखने न गया था। मैंने सोचा मैं कल या परसों पहली फुर्सत ही में ताई इसरी को देखने जाऊंगा। अभी मैं यही सोच रहा था कि शाही मोहल्ले की एक गली से मैंने ताई इसरी को निकलते देखा। किरमिजी शाही के बजाय अब वो स्याह शाही का घाघरा पहने थीं, जिस पर न गोटा था न लचका।
कमीज भी सफ़ेद रंग की थी और सर पर उन्होंने सफ़ेद मलमल का दोहरा दुपट्टा ले रखा था, जिसमें उनका गोल मटोल चेहरा बिल्कुल मैडोना की तरह मासूम और पुर असर नजर आ रहा था। जिस लम्हा मैंने उन्हें देखा, उसी लम्हा उन्होंने भी मुझे देखा और मुझे देखते वो शर्मा सी गईं और फौरन मुझसे कतरा कर वापस गली में जाने लगीं कि मैंने उन्हें फौरन आवाज़ दे दी। मेरी आवाज़ में एक ऐसी हैरत थी जो एक चीख से मुशाबे थी। ये ताई इसरी यहाँ तवाइफ़ों के मोहल्ले में क्या कर रही थी? ताई इसरी, मैंने चिल्लाकर कहा। ताई इसरी, मैंने फिर आवाज़ दी। मेरी आवाज़ सुनकर वो पलट आईं। सामने आकर एक गुनहगार मुजरिम की तरह खड़ी हो गईं। उनकी निगाहें ऊपर न उठती थीं। ताई इसरी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैंने कुछ हैरत से और कुछ गुस्से से उनसे कहा। वो उसी तरह सर नीचा किए आहिस्ता आहिस्ता झिझकते झिझकते बोली, वे पुत्र, क्या बताऊं, वो मैंने सुना था कि लक्ष्मी बीमार है, बहुत सख्त बीमार है। मैंने सोचा उसे देखाऊं। तुम यहाँ लक्ष्मी को देखने आई थी? मैंने गम और गुस्से से तकरीबन चीख कर कहा। लक्ष्मी को, उस बदजात छिनाल को, जिसने जिसने ताई इसरी ने आहिस्ते से अपना हाथ ऊपर उठाया और मैं कहते कहते रुक गया। ना काका, उसको कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। ताई इसरी ने अपनी डबडबाती हुई आंखें ऊपर उठाईं और एक ठंडी सांस लेकर बोली, मरने वाली की एक यही निशानी रह गई थी, आज वो भी चल बसी। सन 47 के फसादात में हम लोग लाहौर छोड़कर जालंधर में पनाह गजीन हुए, क्योंकि यहाँ पर ताई इसरी का घर था। खासा खुला 2 मंजिला घर था। ऊपर की मंजिल उन्होंने अपने रिश्तेदार पनाह गजीनों को दे डाली थी। निचली मंजिल में वो खुद रहती थीं। हर रोज़ वो रिफ्यूज़ी कैंपों में सेवा करने जाती और कभी कभार 2-1 यतीम बच्चे उठा लाती। 4-5 माह में ही उन्होंने 4 लड़के और 3 लड़कियां अपने पास रख लीं, क्योंकि उनके माँ बाप का कुछ पता न चलता था। पिछवाड़े के आंगन और सामने दालान पर उन्होंने मुख्तलिफ पनाह गजीनों को सोने और खाना पकाने की इजाज़त दे दी थी। होते होते एक अच्छा खासा घर सराय में तब्दील हो गया, मगर मैंने इसरी ताई के माथे पर कभी एक शिकन नहीं देखी। वो अपने घर से भी बाहर से इस तरह आती थीं जैसे वो उनका घर ना हो, उन पनाह गजीनों का हो जिन्हें उन्होंने अपने घर में रहने की खुद इजाज़त दी थी। औरतों में शख्सी जायदाद की हिस्स बहुत तेज होती है, मगर मैंने औरतों में तो क्या, मर्दों में भी ऐसा कोई फ़र्द मुश्किल ही देखा होगा जिसे ताई इसरी की तरह शख्सी जायदाद का इस कदर कम एहसास हो। कुदरत ने उनके दिमाग में शायद ये खाना ही खाली रखा था। उनके पास जो कुछ था दूसरों के लिए वक्फ था। जालंधर आकर वो सिर्फ एक वक्त खाना खाने लगी थीं। मैं उनकी इन हरकतों से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि मैंने अपनी कीमती प्रैक्टिस लाहौर में खो दी थी। मेरी मॉडल टाउन वाली कोठी भी वहीं रह गई थी और अब मेरे पास सर छुपाने को कहीं जगह ना थी। मेरे पास न ढंग के कपड़े थे, न रुपया पैसा था, न खाना पीना तक का हो सकता था। जो मिला खा लिया, जब मिला खा लिया, नहीं मिला तो भूखे रह गए। उन्हीं दिनों मुझे खूनी बवासीर लाहक हो गई। दवाएं तो मैंने तरह तरह की इस्तेमाल की, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर था, मगर इस बेसरो सामानी में इलाज के साथ परहेज ज़रूरी है, वो कहाँ से होता। नतीजा हुआ कि मैं दिन ब दिन कमज़ोर होता चला गया। कुछ रोज़ तक तो मैंने ताई से अपनी हालत को छुपाए रखा, मगर एक दिन उन्हें पता चल ही गया। फ़ौरन घबराई घबराई मेरे पास पहुंची और मुझसे कहने लगीं, काका, मैं तुमसे कहती हूँ ये खूनी बवासीर है, ये डॉक्टरी इलाज से ठीक ना होगी। तुम ऐसा करो, किराया मुझसे ले लो और सीधे गुजरावाला चले जाओ। वहाँ मोहल्ला सुनियारा में चाचा करीम बख्श जर्राह रहता है। उसके पास एक ऐसी दवाई है जिससे खूनी बवासीर ठीक हो जाती है। तेरे ताया को भी आज से 20 साल पहले ये तकलीफ़ हो गई थी और चाचा करीम बख्श ने ही उन्हें ठीक कर दिया था। 10 दिन में वो ठीक होकर गुजरावाला से जालंधर आ गए थे। ये सुनकर मुझे बेहद गुस्सा आया। मैंने कहा, ताई, मालूम है अब मैं गुजरावाला नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? टिकट के पैसे मैं देती हूँ। टिकट का सवाल नहीं है, गुजरावाला पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है तो क्या हुआ? क्या हम दवा दारू के लिए भी वहाँ नहीं जा सकते? वहाँ अपना चाचा करीम बख्श। मैंने ताई की बात काट कर कहा, ताई, तुझे कुछ मालूम तो है कि नहीं? खामख्वाह उल्टी सीधी बातें करती हो। मुसलमानों ने अब अपना देश अलग कर लिया है। उसका नाम पाकिस्तान है, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है। अब ना हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान जा सकते हैं और ना पाकिस्तान वाले यहाँ आ सकते हैं। उसके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। ताई के माथे पर शिकने पड़ गईं। बोलीं, पासपोर्ट? क्या उसके लिए कचहरी जाना पड़ेगा?
हाँ हाँ, उसके लिए कचहरी जाना पड़ता है। मैंने जल्दी से टालने के लिए कह दिया। अब इस बूढ़ी को कौन समझाए। ना बेटा, कोर्ट जाना तो अच्छा नहीं है। शरीफों के बेटे कभी कचहरी नहीं जाते। मगर वो चाचा करीम बख्श। भाड़ में जाए चाचा करीम बख्श, मैंने चिल्लाकर कहा। 20 साल पहले की बात करती हो। जाने वो तुम्हारा चाचा करीम बख्श आज जिंदा भी है या मर गया है, मगर तुम वही अपना चाचा करीम बख्श रटे जा रही हो। ताई रोती हुई वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद मुझे अपनी तुनक मिजाजी पर बेहद अफसोस हुआ, क्योंकि मैंने उस मासूम औरत का दिल दुखाया। अगर ताई आज की ज़िंदगी की बहुत सी दुश्वारियों को नहीं समझ सकती हैं तो इसमें उनका क्या कसूर है। दरअसल मैं उन दिनों बहुत ही तल्ख मिजाज हो चला था। कॉलेज के दिनों में मैं अक्सर इनकलाब की बातें किया करता था। फिर जब ज़िंदगी ने मुझे कामरानी बख्शी और मेरी प्रैक्टिस चल निकली तो इनकलाब का जोश सर्द पड़ गया और होते होते ये लफ्ज़ मेरे जहन से गुम हो गया। अब जालंधर आकर जो ये तकलीफ़ें पड़ी तो मेरे दिल में फिर से इनकलाब के ख्याल ने करवट ली और मैं अपनी तरह से चंद जोशीले और लुटे पिटे लोगों की सोबत में बैठकर फिर से उसी तलखी, तेजी और तुरशी से इनकलाब की बातें करने लगा। ये सब लोग अक्सर ताई इसरी की दूसरी मंजिल में मेरे कमरे में मिलते। चाय का दौर चलता और दुनिया जहान की बातें होती और मैं जोश में अपना मुक्का हवा में लहरा कर कहता, हमसे इंसाफ नहीं हो रहा है और उन लोगों से इंसाफ की तवक्को भी नहीं है। यकीनन इस मुल्क में फिर एक इंकलाब आएगा और ज़रूर आके रहेगा वो इंकलाब। एक दिन ताई इसरी ने हमारी बातें सुन ली तो घबराई घबराई अंदर आई। बोली, बेटा क्या मुसलमान यहाँ फिर आएंगे? नहीं ताई, तुमसे किसने कहा? तो फिर तुम किस इंकलाब का जिक्र कर रहे हो जो यहाँ आएगा? ताई ने इंकलाब को मुसलमान समझा था। जब ये बात हमारी समझ में आई तो हम सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कितनी भोली है हमारी ताई। अरे ताई, हम तो उस इंकलाब का जिक्र कर रहे हैं जो ना हिंदू है ना मुसलमान है, जो सबका इंकलाब है। हम तो उस इंकलाब को लाना चाहते हैं। मगर ताई की समझ में कुछ ना आया। वो हौले से सर हिलाकर बोली, अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। ताई ने मेरी मदद करने के लिए अपना 16 तोले का एक गोखरू बेच दिया। उस रकम को लेकर मैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली आ गया, क्योंकि जालंधर में अफरा तफरी थी और गैर यकीनी सी हालत हर वक्त छाई रहती थी। दिल्ली आकर मैंने फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी। चंद सालों ही में मेरी प्रैक्टिस फिर चमक उठी। मैं करोल बाग में प्रैक्टिस करता था और करोल बाग लाहौर के बहुत से रिफ्यूजियों से भरा पड़ा था जो मुझे जानते थे। हौले हौले मैंने अपना अड्डा ठीक से जमा लिया। प्रैक्टिस चमक उठी। 10 साल में मैंने करोल बाग में अपनी कोठी खड़ी कर ली, गाड़ी भी खरीद ली। अब करोल बाग के इज़्ज़तदार लोगों में मेरा शुमार होता था। अब मैं इंकलाब की बातें भूल भाल गया। मेरी खूनी बवासीर भी ठीक हो गई और तलखी के बजाय मिजाज में शगुफ्तगी ऊद कर आई हो, जो एक डॉक्टर के मिजाज के लिए अजहद ज़रूरी है। 13 साल के बाद गुज़श्ता मार्च में मुझे एक अजीज़ की शादी में जालंधर जाना पड़ा। इस 13 साल के अरसा में मैं ताई इसरी को भूल भाल गया था। रिश्तेदार तो उस वक्त याद आते हैं जब मरीज़ ना हो, लेकिन जालंधर पहुँचते मुझे ताई इसरी की याद आई। उनके एहसानात याद आए। वो सोने का गोखरू याद आया जिसे बेचकर मेरी प्रैक्टिस चलाने की रकम बहम पहुँचाई गई थी और वो रकम मैंने आज तक ताई इसरी को अदा नहीं की थी। जालंधर स्टेशन पर उतरते ही मैं सीधा ताई इसरी के घर चला गया। शाम का झुरपुटा था। हवा ईंधन के धुएं, तेल की बू और घर वापस आते हुए बच्चों की आवाज़ों से मामूर थी। जब मैं ताई इसरी के मकान की निचली मंजिल में दाखिल हुआ, घर में उस वक्त ताई के सिवा कोई नहीं था। वो अपने घर में भगवान की मूर्ति के सामने घी का दिया जलाए, फूल चढ़ाकर हाथ जोड़कर वापस घूम रही थी, जबकि उन्होंने मेरी आहट पाकर पूछा, कौन है? मैं हूँ, मैंने कमरे में कदम आगे बढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहा। ताई 2 कदम आगे बढ़ी मगर मुझे पहचान न सकी। 13 बरस का अरसा भी एक अरसा होता है। इस अरसे में वो बेहद नहीफ़ो नज़ार हो गई थीं। उनका चेहरा भी दुबला हो गया था और वे हौले हौले कदम उठाती थीं। मैं राधा किशन हूँ। जय किशनदा का काका? ताई की आवाज़ भर्रा गई। मुमकिन था वो जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश में गिर पड़ती, मगर मैंने उन्हें जल्दी से थाम लिया और वो मेरे बाजू से लगकर रोने लगीं। उन्होंने मेरी बलाएं लीं, मेरा मुंह चूमा, मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, इतने दिन कहाँ रहे बेटा, अपनी ताई को भी भूल गए? इंतहाई शर्मिंदगी से मेरा सर झुक गया। मैंने कुछ कहना चाहा मगर कुछ कह ना सका। ताई ने मेरी परेशानी को फ़ौरन भांप लिया।
जल्दी से फूले फूले सांसों में उखड़े उखड़े लहजे में बोली, सरोज राजी खुशी है ना? हाँ ताई। और बड़ा काका डॉक्टरी पढ़ता है, और निक्का कॉलेज में पढ़ता है, और शानू और बिट्टू वे दोनों भी कॉलेज में पढ़ती हैं। कमला की मैंने शादी कर दी है। मैंने भी सावित्री की शादी कर दी है। पूरण अब रुड़की में पढ़ता है। निम्मी और बन्नी के माँ बाप मिल गए थे, वो आकर उसको 6 साल के बाद ले गए थे। कभी कभी उनकी चिट्ठी पत्री आ जाती है। मेरे पास अब सिर्फ गोपी रह गया है। अगले साल वो भी रेलवे वर्कशॉप में काम सीखने के लिए चला जाएगा। ये ताई के उन यतीम बच्चों की दास्तान थी जो उन्होंने फसाद में लेकर पाले थे। मैंने नाखून से अपनी टोड़ी खुजाते खुजाते कहा, ताई वो तेरा कर्जा मुझ पर बाकी है। कैसे बताऊं कितना शर्मिंदा हूं, अब तक भेज ना सका। अब दिल्ली जाते ही भेज दूंगा। कैसा कर्जा बेटा? ताई ने हैरान होकर पूछा। वही गोखरू वाला। अच्छा वो? यकायक ताई को याद आया और वो मीठे अंदाज में मुस्कुराने लगी। फिर मेरे सर पर हाथ फेर कर बोली, वो तो तेरा कर्जा था बेटा जो मैंने चुका दिया। मेरा कर्जा कैसा था ताई? मैंने हैरान होकर पूछा। यह जिंदगी दूसरों का कर्जा है बेटा, ताई संजीदा होकर बोली। उसे चुकाते रहना चाहिए। तू क्या इस संसार में खुद पैदा हुआ था? नहीं, तुझे तेरे माँ बाप ने जिंदगी दी थी, तो फिर तेरी जिंदगी किसी दूसरे का कर्जा हुई कि नहीं? फिर ये कर्जा हम नहीं चुकाएंगे तो दुनिया आगे कैसे चलेगी? एक दिन प्रलय आ जाएगी बेटा, इसीलिए तो कहती हूँ मैंने तेरा कर्जा चुकाया है, तू किसी दूसरे का कर्जा चुका दे। हरदम चुकाते रहना जीवन का धर्म है। ताई इतनी लंबी बात करके हाँफने लगी। मैं क्या कहता, रोशनी से साया कह भी क्या सकता है। इसीलिए मैं सब कुछ सुनकर चुप हो गया। वो भी चुप हो गई। फिर आहिस्ता से बोली, अब मेरे हाथ पांव काम नहीं करते, वरना तेरे लिए खाना पकाती। अब गोपी आएगा तो खाना बनाएगा तेरे लिए, खाना खा कर जाना। मैं नहीं ताई, इसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी तेरा ही दिया खाते हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं यहाँ तेजपाल की शादी पर आया था, स्टेशन से सीधा तुम्हारे घर आ रहा हूँ। अब शादी वाले घर जाऊँगा। बुलावा तो मुझे भी आया है, मगर 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं नहीं जा सकती। शगुन मैंने भेज दिया था, तुम मेरी तरफ से तेजपाल के सर पर प्यार कर देना। बहुत अच्छा ताई, कहकर मैं ताई के चरणों में झुका। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से अपने गले लगा लिया। मेरे सर पर हाथ फेरकर 100 दुआएं देकर बोली, बेटा मेरा एक काम करोगे? हुक्म करो ताई। क्या कल तुम सुबह आ सकते हो? क्या बात है ताई, अब मैं तुम्हें मिलके तो जा रहा हूँ। ताई झिझकते झिझकते बोली, मेरी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं, रात में मुझे कुछ नज़र नहीं आता। ऐसा जन्म जला अंधेरा छाया है कि कुछ नज़र ही नहीं आता। अगर तुम सुबह किसी वक्त दिन में आ जाओ तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख लूँगी। 13 साल से तुझे देखा नहीं है काका। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने गुलगीत लहजे में कहा, आ जाऊँगा ताई। दूसरे दिन बारात के लोग कुछ आने वाले थे। सुबह ही हम लोगों को पेशवाई के लिए स्टेशन पर जाना था। वहाँ से लौटते वक्त मुझे याद आया। मैं उन लोगों से माजरत करके ताई इसरी के घर की तरफ हो लिया। गली के मोड़ पर मुझे 2-4 की टोलियों में लोग सर झुकाए मिले, मगर मैं जल्दी जल्दी से कदम बढ़ाता हुआ आगे चला गया। मकान की निचली मंजिल पर मुझे और बहुत से लोग रोते हुए मिले। मालूम हुआ आज सुबह ताई इसरी की मौत वाक़ई हो गई, और जब हम स्टेशन गए हुए थे वो चल बसी। अंदर कमरे में उनकी लाश पड़ी थी। एक सफ़ेद चद्दर में बलबूस चेहरा खुला रहने दिया था। कमरे में काफूर और लोबान की खुशबू थी, और एक पंडित हौले हौले वेद मंत्र पढ़ रहा था। ताई इसरी की आंखें बंद थीं और उनका मासूम भूरा भूरा चेहरा पुरसुकून खामोश और गहरे ख्वाबों में खोया हुआ ऐसा मालूम होता था जैसे वो ताई इसरी का चेहरा न हो, धरती का फैला हुआ लामुतनाही चेहरा हो, जिसकी आंखें से नदियां बहती हैं, जिनकी हर शिकन से लाखों वादियां इंसानी बस्तियों को अपनी आगोश में लिए मुस्कुराती हैं, जिनके अंग अंग से बेगर्ज प्यार की महक फूटती है, जिनकी मासूमियत में तख्लीक की पाकीज़गी झलकती है, जिसके दिल में दूसरों के लिए वो बेपनाह ममता जागती है जिसका मज़ा कोई कोख रखने वाली हस्ती ही पहचान सकती है। मैं उनके पाँव के करीब खड़ा उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। यकायक किसी ने आहिस्ते से मेरे शाने पर हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा तो मेरे सामने एक 22-23 बरस का नौजवान खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर मालूम होता था कि अभी रोई हैं,
और अभी फिर रो देंगी। उसने आहिस्ते से कहा, मैं गोपीनाथ हूँ। मैं समझ तो गया मगर खामोश रहा। कुछ समझ कर भी नहीं आता था कि क्या कहूँ क्या न कहूँ। मैं तेजपाल के घर आपको ढूंढने गया था मगर आप स्टेशन पर गए हुए थे, वो फिर बोला। मैं फिर भी चुप रहा। गोपीनाथ धीरे से बोला, सुबह ताई ने आपको बहुत याद किया। उन्हें मालूम था कि आप आने वाले हैं, इसलिए वो मरते मरते भी आपका इंतज़ार करती रहीं। आखिर जब उन्हें यकीन हो गया कि मरने का वक्त आन पहुंचा है और आप नहीं आएंगे तो उन्होंने मुझसे कहा, जब मेरा बेटा राधा किशन आए तो उसे ये दे देना। यह कहकर गोपी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरी हथेली पर एक चवन्नी रख दी। चवन्नी देखकर मैं रोने लगा। मुझे नहीं मालूम आज ताई इसरी कहाँ हैं, लेकिन अगर वो स्वर्ग में हैं तो वो उस वक्त भी यकीनन एक रंगीन पीढ़ी पर बैठी अपनी डोलची सामने खोलकर बड़े इत्मीनान से देवताओं के सर पर हाथ फेरते हुए उन्हें चवन्नियाँ ही बांट रही होंगी। अभी आप सुन रहे थे कृष्णचंद्र जी की लिखी हुई कहानी ताई इसरी।